हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से सेकेंड पेपर तुलनात्मक शासन और राजनीति कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं और कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के अंतर्गत मैंने यूनिट 5 तक समाप्त कर दिया है। आज से मैं यूनिट 6 प्रारंभ करने जा रहा हूं। यूनिट 6 के अंतर्गत है अमेरिका का संविधान। यूनिट 6 के अंतर्गत हमें पढ़ना है अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, अमेरिका की कार्यपालिका और अमेरिका की व्यवस्थापिका न्यायपालिका, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और संविधान का अध्ययन करना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में बताने जा रहा हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी कि यूएसए के संविधान को जानने के पूर्व हमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जानना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कैसे बना या संयुक्त राज्य का अस्तित्व कैसे आया, अमेरिका का संयुक्त राज्य अस्तित्व में कैसे आया। जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। ऐसे में 1915 में महात्मा गांधी का पदार्पण होता है, 1920 में वह आंदोलन चलाते हैं व्यापक तौर पे, असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर ब्रिटिश सरकार की कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि वह भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहती है। अब चाहने लगती है कि भारतीयों को भारत को आज़ाद कर दिया जाए, उपनिवेशिक स्वराज से मुक्ति प्रदान कर दिया जाए भारत को। ऐसे में 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा का जब निर्वाचन हो जाता है, 379 सदस्यीय संविधान सभा का निर्वाचन हो जाता है, यही हमारे देश का संविधान तैयार करता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो ठीक यही प्रक्रिया अमेरिका में होती है। अमेरिका में भी बिल्कुल यही प्रक्रिया होती है। अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, अमेरिका भी जो था वह ब्रिटेन का गुलाम था, यानी कि उपनिवेश था। हालांकि उस समय 18वीं सदी में ब्रिटेन का उपनिवेश होता है। हालांकि 18वीं 19वीं शताब्दी में अधिकांश देश या तो ब्रिटेन के गुलाम होते हैं, या तो स्पेन के, या तो हॉलैंड के, या तो फ्रांस के गुलाम होते हैं, या तो पुर्तगाल के गुलाम होते हैं। तो अमेरिका का जो 13 राज्य था, अमेरिका का 13 राज्य, ये किसके कब्जे में था? यह ब्रिटेन के कब्जे में था, यह ब्रिटेन के कब्जे में था। और जो बाकी राज्य होते हैं वह स्पेन के कब्जे में होते हैं। 13 राज्य ब्रिटेन के कब्जे में था। तो 13 राज्य जब ब्रिटेन के कब्जे में होता है तो ब्रिटेन ने 13 राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था, यहाँ के माल को ढोकर अपने देश ले जाते थे। फिर वही प्रक्रिया चलती थी जो भारत में चलती थी। तो चूंकि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे जो अमेरिकी वासी होती हैं वह ब्रिटिश सरकार के नीतियों से तंग आ जाते हैं, ब्रिटिश सरकार के नीतियों से तंग आ जाते हैं और अंतिम रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो होती है, घोषणा की शुरुआत जो होती है वो बोस्टन टी पार्टी से होती है। बोस्टन टी पार्टी, यह बोस्टन टी पार्टी क्या है? बोस्टन टी पार्टी होती है। जैसा कि ब्रिटेन जो होता है वह चाय का व्यापार करता था। ब्रिटेन अपने विभिन्न उपनिवेश देशों में चाय का व्यापार करता था। वह अपने देश की चाय ले जाता था और उन देशों में ऊंचे दामों पर बेचता था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने 10 मई 1773 को एक अधिनियम बनाया, चाय अधिनियम। इसको कहते हैं टी एक्ट, चाय अधिनियम इसने बनाया, चाय अधिनियम बनाया। 10 मई 1773 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा चाय अधिनियम बनाया गया, चाय अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा और इस चाय अधिनियम को पूरे अमेरिका में लागू कर दिया गया। अमेरिका में जितने भी उपनिवेश थे, ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में इस चाय अधिनियम को लागू कर दिया गया। अब इस चाय अधिनियम में जो कुछ भी था उससे जो अमेरिकी वासियों के हितों का पोषण नहीं होता था। उसमें अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स लगाने की बात कही गई थी। तो चाय अधिनियम का विरोध होने लगता है, पूरे अमेरिका में चाय अधिनियम का विरोध होने लगता है। जब चाय अधिनियम का विरोध होने लगता है तो बोस्टन में कुछ
आंदोलनकारी एकत्रित होते हैं। तो बोस्टन में कुछ आंदोलनकारी एकत्रित होते हैं जो अमेरिका को ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराना चाहते थे। तो बोस्टन में कुछ कार्यकर्ता मौजूद, कुछ आंदोलनकारी मौजूद होते हैं, जिसमें कि जॉन एडम्स होते हैं, मेडिसन होते हैं, जॉर्ज होते हैं, इत्यादि विभिन्न नेता होते हैं, विभिन्न प्रांतों के नेता इकट्ठा होते हैं। और इसमें यह तय किया जाता है कि हम चाय के गोदामों को नष्ट करेंगे, हम चाय के गोदामों को नष्ट करेंगे। परिणाम यह होता है कि प्रदर्शनकारी जो होते हैं, इनके नेतृत्व में जो प्रदर्शनकारी होते हैं वह बोस्टन हार्बर मतलब बंदरगाह, बोस्टन हार्बर में जो 3 जहाजी बेड़े होते हैं, और इन 3 जहाजी बेड़े में चाय लदी हुई थी, और इस चाय को उठाकर कहाँ फेंक दिया जाता है? समुद्र में फेंक दिया जाता है। सभी पेटियों को, चाय के सभी पेटियों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। इसी तरह से जहां जहां चाय के गोदाम मिलते हैं, सारे चाय के गोदामों को नष्ट किया जाने लगता है। परिणाम यह होता है कि अमेरिका में चाय का विरोध करने वालों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक नीतियां अपनाना शुरू कर दिया। और इससे क्रांतिकारियों में विद्रोह की भावना और अधिक भड़क उठी। जब यह बोस्टन टी पार्टी का कांड होता है तो इसके तहत ब्रिटिश सरकार अब क्या करने लगती है? आंदोलनकारियों का दमन करने लगती है, दमनात्मक नीतियां अपनाने लगती हैं, जिससे आंदोलनकारी और अधिक भड़क जाते हैं। और यह आंदोलन की जो आग होती है अमेरिका के अधिकांश राज्यों में फैल जाती है, जैसे कि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, मैसाचुसेट्स, चार्ल्सटन, दक्षिणी कैरोलिना, बोस्टन इत्यादि विभिन्न राज्यों में यह क्रांति की ज्वाला फैलने लगती है, पूरी आग की तरह धधकने लगती है। सभी लोग इस क्रांति में हिस्सा लेने लगते हैं। जितने भी अमेरिकी क्रांतिकारी होते हैं, सब इस क्रांति में हिस्सा लेने लगते हैं। और जगह जगह चाय की गोदामों को नष्ट किया जाने लगता है। ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जाता है। और यह घोषणा की जाती है 1774 में कि बिना प्रतिनिधित्व का कर नहीं। और जब तक सरकार में उनकी भागीदारी नहीं हो जाती तब तक वह सरकार को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। यानी कि विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स की नीति लगाई गई थी, टैक्स लगाया गया था, जिससे कि अमेरिकी जनता पर, अमेरिकी वासियों पर टैक्स का भार पड़ रहा था। तो ऐसे में टैक्स का भी विरोध करना शुरू किया और चाय की नीति का भी विरोध करना शुरू किया। ऐसे में अमेरिका में एक संगठन होता है सन्स ऑफ लिबर्टी। जिस तरह से हमारे भारत में कांग्रेस के अधीन स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा गया, इसी तरह से अमेरिका में सन्स ऑफ लिबर्टी, इसमें विभिन्न क्रांतिकारी नेता थे, विभिन्न लोग थे। इस सन ऑफ लिबर्टी का उद्देश्य होता है स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी अमेरिका के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना, राज्यों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना। ऐसे में अमेरिका में सन ऑफ लिबर्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक संगठित गुप्त हिंसक, यानी कि हिंसक, कभी कभी ये हिंसक हो जाता था, और राजनीतिक संगठन था जो 13 उपनिवेशों में सक्रिय था। यह अमेरिका के 13 उपनिवेशों में सक्रिय भूमिका निभाता है। और बोस्टन टी पार्टी के पश्चात सन्स ऑफ लिबर्टी ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। सन्स ऑफ लिबर्टी के कार्यकर्ता, सन्स ऑफ लिबर्टी के आंदोलनकारी जगह जगह ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगते हैं, ब्रिटिश सरकार की इमारतों को तोड़ने लगते हैं, उनकी संपत्तियों को नष्ट करने लगते हैं। इस सन्स ऑफ लिबर्टी का उद्देश्य होता है उपनिवेशवाद को समाप्त करना, और जो ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न प्रकार के कर लगा रखे हैं उस कर का विरोध करना। तो ब्रिटिश नीतियों से तंग आकर सभी उपनिवेश, जो 13 उपनिवेश होते हैं, उसमें से 12 उपनिवेशों ने मिलकर 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने एक बैठक बुलाई, जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है। फर्स्ट महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है, महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है। यह 1774 में बुलाई गई थी। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया जाता है, यह 1774 में बुलाई जाती है। और यह बैठक 5 सितंबर से 26 अक्टूबर तक चलती है। 5 सितंबर से 26 अक्टूबर तक चलती है। 26 अक्टूबर तक चलती है। इसी में
इसी में देश के आज़ादी के लिए पूरा प्रारूप तैयार किया जाता है, संघर्ष के लिए पूरा प्रारूप तैयार किया जाता है। और यह फिलाडेल्फिया के पेंसिल्वेनिया के कारपेंटर्स हॉल में यह बैठक संपन्न होती है। उसके पश्चात स्वतंत्रता पाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जाने लगे, जैसे कि प्रथम महाद्वीपीय बैठक बुलाई गई जिसमें कि 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक जो होती है फिलाडेल्फिया के पेंसिल्वेनिया के कारपेंटर्स हॉल में संपन्न होती है। इसके पश्चात फिर हम देखते हैं कि 1775 से लेकर 1781 तक फिर दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई जाती है। 1781 तक यह सेकेंड महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई जाती है, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई जाती है। 1775 से 1781 तक द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस बुलाई जाती है और जिसमें सभी 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जितने भी उपनिवेश थे ब्रिटेन के, सभी 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि भाग लेना शुरू कर देते हैं, भाग लिए और इस सम्मेलन में अनंतिम सरकार का गठन किया गया। इस सम्मेलन में अनंतिम सरकार का गठन किया जाता है। अनंतिम सरकार का गठन किया जाता है। अनंतिम सरकार का गठन किया जाता है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अनंतिम सरकार का गठन किया जाता है। और इसी सम्मेलन में यूएसए का प्रथम संविधान बनाया गया। यूएसए का प्रथम संविधान बनाया गया। प्रथम संविधान बनाया जाता है इसी सम्मेलन में। यूएसए का प्रथम संविधान बनाया जाता है। 1775 से 1781 तक जो बैठक होती है महाद्वीपीय कांग्रेस की, यानी कि 13 उपनिवेशों की बैठक होती है, तो इस यूएसए का प्रथम संविधान बनाया जाता है। और फिर जब अनंतिम सरकार का गठन किया जाता है तो स्वतंत्रता की घोषणा जो हो जाती है, वह स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 को हो जाती है। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। अब जब स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है तो फिर यह संविधान कार्य करने लगता है। इस संविधान के अनुसार पूरे 13 राज्यों का प्रशासन चलाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिनियम रहते हैं। लेकिन फिर 25 मई 1787 को 25 मई 1787 को परिसंघ कांग्रेस के अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए फिलाडेल्फिया में राज्य के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें यूएसए का नया संविधान तैयार किया गया और यूएसए का नया संविधान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया। तो जिस तरह से भारत का संविधान तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था और यह प्रारूप समिति ही बहुत ही महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही मिलकर भारत का संविधान तैयार किया था। इसी तरह से अमेरिका के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, यानी कि उसको हम कहते हैं कमेटी ऑफ स्टाइल का गठन किया गया। कमेटी ऑफ स्टाइल का गठन किया गया, जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं। इसको भी कमेटी ऑफ स्टाइल, प्रारूप समिति इसको भी कहते हैं। इस कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं पेंसिल्वानिया के गवर्नर मोरिस होते हैं। मोरिस अध्यक्ष होते हैं। मोरिस इस कमेटी ऑफ स्टाइल के अध्यक्ष होते हैं। और इसने 15 सितंबर 1787 को नया प्रारूप के अंतर्गत संविधान तैयार कर दिया और फिर 13 राज्यों का अनुसमर्थन मिलने के पश्चात यह संविधान, जो परिसंघ का संविधान था, यह संविधान पूरे राज्यों में लागू हो जाता है और 4 मार्च 1789 को पूरे राज्यों में लागू हो जाता है। यानी कि 1787 को यह कार्य करना प्रारंभ करता है और 4 मार्च 1789 को पूरे अमेरिका में यह संविधान लागू हो जाता है। और यूएसए के संविधान में 7 अनुच्छेद बनाए गए थे। यूएसए के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं और यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यह सिर्फ 10 पृष्ठों वाला संविधान है, जिसको हम कुछ घंटों में पढ़ सकते हैं। यह विश्व का सबसे छोटा और निर्मित संविधान है, जो मात्र 10 पृष्ठों का और 7 अनुच्छेदों वाला है। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं अमेरिका के संविधान पर। अमेरिका के संविधान में क्या क्या है और कितने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में क्या क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। जैसा कि एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। है क्या
अमेरिका बोस्टन टी पार्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोस्टन टी पार्टी, यहीं से अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत होती है। 10 मई 1773 में चाय अधिनियम के विरुद्ध यह पार्टी की जाती है। पार्टी का मतलब मीटिंग की जाती है विभिन्न नेताओं के द्वारा, और फिर उन नेताओं के प्रेरणा से बोस्टन हार्बर पर 3 जहाज जो होते हैं वह जिसमें चाय लदी होती है, चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी जाती है। फिर यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगता है, पूरे अमेरिका में फैलने लगता है, यानी कि 13 राज्यों में फैलने लगता है। और फिर पहली महाद्वीपीय कांग्रेस 1774 में बुलाई जाती है। पहली महाद्वीपीय कांग्रेस 1774 में बुलाई जाती है, और यह इसकी बैठक 5 सितंबर से 26 अक्टूबर तक होती रहती है। फिर दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस 1775 से 1781 तक बुलाई जाती है। इसमें संविधान तैयार होता है, अमेरिका का संविधान तैयार होता है, और इसी में अंतिम सरकार का गठन किया जाता है। और 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। 1781 तक द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के अधीन संविधान का गठन होता है और सरकार का गठन होता है। फिर उस संविधान में संशोधन करने के लिए 15 सितंबर 1787 को फिर 13 राज्यों के प्रतिनिधियों का बैठक होती है, और उसमें नया संविधान, अमेरिका का नया संविधान तैयार किया जाता है, जिसमें कि स्टाइल कमेटी ऑफ स्टाइल की मुख्य भूमिका होती है। इसके अध्यक्ष होते हैं कमेटी ऑफ स्टाइल के मॉरिस इसके अध्यक्ष होते हैं। फिर 15 सितंबर 1787 को यह संविधान तैयार हो जाता है। 13 राज्यों का अनुसमर्थन मिलने के पश्चात 4 मार्च 1789 को यह लागू हो जाता है। 4 मार्च 1789 को यह लागू हो जाता है। 1789 को लागू हो जाता है, और तब से अमेरिका का संविधान कार्य कर रहा है। समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहे हैं। तो आइए चलते हैं अमेरिका के संविधान के प्रावधानों की तरफ। विभिन्न अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, एक नज़र डालते हैं अमेरिका के संविधान के प्रावधान के ऊपर। अनुच्छेद 1, जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका में कुल 7 ही अनुच्छेद हैं, जबकि हम भारत में कितना अनुच्छेद दे सकते हैं? 395 अनुच्छेद दे सकते हैं, और अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद हैं। इतना छोटा संविधान है कि उसको कुछ मिनटों में ही हम समझ सकते हैं। अनुच्छेद 1 में, जैसा कि अनुच्छेद 1 में संघीय विधानमंडल के बारे में दिया गया है। संघीय विधानमंडल के बारे में दिया गया है। संघीय विधानमंडल का मतलब 2 सदन हैं, इसके दोनों सदनों के बारे में दिया गया है। एक सीनेट के बारे में दिया गया है, और फिर प्रतिनिधि सभा के बारे में दिया गया है। प्रतिनिधि सभा के बारे में दिया गया है। इसमें सीनेट के सदस्यों की योग्यता, प्रतिनिधि की सभा के सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल, कार्यवाही वगैरह सब कुछ दिया गया है। अनुच्छेद 1 जो है वह अमेरिका के व्यवस्थापिका से संबंधित है, यानी कि कांग्रेस से संबंधित है। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? कांग्रेस से संबंधित है। उसी तरह से अनुच्छेद 2 जो है वह कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका से, यह कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि कार्यपालिका वहाँ पर कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति की योग्यताएं कैसे होंगी, और कार्यवधि कितनी होगी, वेतन भत्ते, क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार वगैरह क्या होंगे, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 3 में हम देख सकते हैं। 3 में न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। न्यायपालिका का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में दिया गया है, उनके कार्यकाल के बारे में दिया गया है वगैरह। मतलब कि न्यायाधीशों से संबंधित जितनी भी योग्यताएं हैं, जितनी भी अर्हताएं हैं, वेतन भत्ते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 3 में न्यायपालिका के बारे में दिया गया है, और अनुच्छेद 4 में राज्य और केंद्र के बीच संबंधों का विवरण दिया गया है। राज्य और केंद्र के बीच संबंधों का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 4 में।
राज्य और जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के संबंध निर्धारित किए गए हैं, इसी तरह से अमेरिका में भी अनुच्छेद 4 में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान के संशोधन के प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, यानी संशोधन के प्रक्रिया। अनुच्छेद 5 में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। यह संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 में संघीय शक्तियां दी गई हैं। संघ की क्या क्या शक्तियां होंगी, संघ की क्या क्या शक्तियां होंगी, तो संघीय शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 5 में दिया गया है। संघीय शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 6 में दिया गया है। संघीय शक्तियां, जैसा कि अमेरिका में संघ को 18 शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन 18 विषयों पर संसद कानून बना सकती है, यानी कि कांग्रेस कानून बना सकती है। 18 विषयों पर सीनेट यानी कि कांग्रेस कानून बनाती है। बाकी जो अवशिष्ट विषय हैं वह अवशिष्ट विषय राज्यों को प्रदान कर दिए गए हैं, जबकि हमारे यहाँ अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह से संघीय शक्तियों का वर्णन किया गया है, विभिन्न सूचियों का वर्णन किया गया है, विभिन्न विषयों का बंटवारा किया गया है कि किन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाएगी, किन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और इसी तरह से अनुच्छेद 7 के अंतर्गत यह अनुसमर्थन के बारे में दिया गया है। अनुसमर्थन के बारे में दिया गया है, यानी कि जो संवैधानिक संशोधन होगा, जो नीतियां होंगी, उसका अनुसमर्थन किया जाएगा। उसका अनुसमर्थन विभिन्न राज्यों के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, जिसको हम कुछ मिनटों में ही पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 1 क्या है, संघीय विधानमंडल, कार्यपालिका, 3 है न्यायपालिका, अनुच्छेद 4 है राज्य और केंद्र के बीच संबंध, अनुच्छेद 5 है संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 6 है संघीय शक्तियां, और अनुच्छेद 7 में अनुसमर्थन दिया गया है कि राज्यों को अनुसमर्थन करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब अमेरिकी संघ की स्थापना होती है तो उस समय अमेरिका में 13 राज्य होते हैं, यानी कि 13 राज्यों ने मिलकर एक परिसंघ का निर्माण किया। अमेरिका का संविधान परिसंघीय है। अमेरिका का संविधान परिसंघीय है, तो 13 राज्यों ने मिलकर परिसंघ का गठन किया। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं और अमेरिका 50 राज्यों का संगठन है। अमेरिका जो है 50 राज्यों का संगठन है, यानी अमेरिका का मतलब यहाँ क्या है, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये 50 राज्य सम्मिलित हैं। तो अब आइए देखते हैं अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। इतना मैंने संविधान को पढ़ाने के पूर्व मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, ताकि आपको सामान्य जानकारी हो सके कि अमेरिका में संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि क्या रही है। आइए चलते हैं अब संविधान की विशेषताओं की तरफ। आइए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि संविधान के पृष्ठभूमि के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया, अब संविधान की विशेषताएं। जैसा कि पहली संविधान की विशेषता है निर्मित व लिखित संविधान। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि फिलाडेल्फिया का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो फिलाडेल्फिया का जब अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष होता है तो उसमें 1775 से 1781 तक फिलाडेल्फिया का सम्मेलन बुलाया जाता है, यानी कि द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाता है। उस अधिवेशन में अमेरिका का संविधान बनता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। फिर 1787 में दूसरा फिलाडेल्फिया का सम्मेलन बुलाया जाता है। इसमें संविधान को अंतिम रूप दिया जाता है, सभी राज्यों से सहमति ली जाती है। तो जो अमेरिका का संविधान है वह लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। जिस तरह से भारत में संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया, और उस संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी वह प्रारूप समिति ही संविधान का निर्माण किया। इसी तरह से हम अमेरिका में भी देख सकते हैं कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो प्रारूप कमेटी थी, यानी कि कमेटी ऑफ स्टाइल थी, जिसके अध्यक्ष थे मॉरिस थे। मॉरिस की अध्यक्षता में कमेटी ऑफ स्टाइल ने पूरा फिलाडेल्फिया का पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान तैयार किया, और उसको 13 राज्यों की स्वीकृति मिलने के पश्चात 4 मार्च 1789 को वह संविधान लागू हो जाता है। तो जैसे तो अमेरिका का संविधान जो है वह निर्मित व लिखित संविधान है। कठोर संविधान। संविधान की कई श्रेणियाँ होती हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान।
निर्मित संविधान, अनिर्मित संविधान, कठोर संविधान, लचीला संविधान। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा ब्रिटेन का संविधान काफ़ी लचीला है, वह जब चाहे तब साधारण बहुमत से संशोधन कर सकता है। लेकिन अमेरिका का संविधान लचीला नहीं है, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। कौन सा संविधान कठोर है, कौन सा संविधान लचीला है, यह हम उसके संशोधन प्रक्रिया के आधार पर पहचान पाते हैं। यानी कि संशोधन प्रक्रिया ही यह डिसाइड करती है कि उस देश का संविधान कठिन है या उस देश का संविधान लचीला है। उस देश का संविधान लचीला है। जैसा कि ब्रिटेन में संसद के बहुमत के द्वारा ही संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन अमेरिका में संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो इसके दो प्रकार से होता है। संविधान में संशोधन करना होता है तो वह दो तरीके से संशोधन होता है। पहला या तो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस यानी कांग्रेस का मतलब यहाँ है संसद, कांग्रेस के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाए, या फिर राज्यों के 2/3 बहुमत से यह स्वीकार किया जाए कि कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया जाना है, यानी कि संघ के संविधान में संशोधन किया जाना है। यानी कि पहली प्रक्रिया क्या है, एक तो कांग्रेस की तरफ से होता है, अगर संविधान का संशोधन करना होता है तो कांग्रेस के 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देते हैं। फिर वह 3/4 राज्यों में लागू होता है, यानी फिर वह 3/4 राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त होता है। यदि 3/4 राज्य का मतलब कि अमेरिका में 50 राज्य हैं तो 3/4 राज्य का मतलब हो गया 38 राज्य। 38 राज्यों की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही वह लागू होता है, वह संविधान संशोधन माना जाता है, अन्यथा फिर नहीं माना जाता है। दूसरा कि यदि राज्य चाहते हैं, 2/3 राज्य मिलकर यह चाहें कि हम संविधान में संशोधन करेंगे तो वह अपना प्रस्ताव कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस फिर क्या करती है, उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, संशोधन करती है। फिर वही 3/4 राज्यों से सहमति मिलने के पश्चात वह संवैधानिक संशोधन लागू किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका का संविधान बहुत ही कठिन संविधान है, यानी कि बहुत ही कठिन संविधान है। इसको संसद के द्वारा यानी कि कांग्रेस के द्वारा पारित होने के पश्चात इसको आधे से अधिक यानी 3/4 राज्य 38 राज्यों से सहमति लेनी होती है, तब वह संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया मानी जाती है, तब वह संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाता है, हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। तो यह बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत लंबी खींचने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए अमेरिका में 1789 में संविधान लागू होता है और अब तक मात्र 27 संशोधन हो पाए हैं। 27 संशोधन हो पाए हैं। पहला संशोधन जो होता है, प्रथम अमेंडमेंट जो होता है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो होता है 1791 में होता है। इसमें 10 संशोधन होते हैं, 10 संशोधन होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे संशोधन होते रहते हैं और वर्तमान में हम देखते हैं कि 27 संशोधन ही अमेरिका के संविधान में हो पाए हैं। तो अमेरिका का संविधान जो है वह बहुत ही कठोर संविधान है, उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं हम शक्तियों का पृथक्करण। जैसा कि अमेरिका का जो संविधान है वह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। कार्यपालिका का कार्य क्या है, प्रशासन करना। व्यवस्थापिका का कार्य है विधि बनाना। न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। तो तीनों अंगों को, सरकार के तीनों अंगों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तीनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तीनों अलग अलग प्रशासन करते हैं। जैसे कार्यपालिका जो होती है वह मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति देश का प्रशासन करता है, शासन करता है, और व्यवस्थापिका विधि बनाती है। न्यायपालिका केवल न्यायिक क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य करती है। संघीय व्यवस्था, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि हम इसको पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह परिसंघीय शासन व्यवस्था है। क्योंकि अमेरिका में कांग्रेस को 18 विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है। जैसे कि हमने अभी बताया कि 18 विषयों पर केंद्रीय संसद कानून बना सकती है, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह राज्यों को दी गई है। यहाँ पे दोहरी शासन प्रणाली है, एक केंद्र की है, दूसरी राज्य की है। केंद्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका है तो राज्य में भी कार्यपालिका व्यवस्थापिका है, और केंद्र में अगर राष्ट्रपति है तो राज्य के भी गवर्नर हैं। केंद्र में विधानमंडल है तो राज्यों के भी विधानमंडल है। यानी कि संविधान में अमेरिका को परिसंघी कहा गया है, परंतु वास्तव में वह परिसंघ नहीं है। संविधान में अमेरिका को परिसंघी कहा गया है, लेकिन वह वास्तव में परिसंघ नहीं है। परिसंघ का मतलब होता है कि जिसमें कि राज्य सदस्यता अपने से छोड़ सकते हैं, जिसमें कि राज्य सदस्यता, संघ की सदस्यता अपने से छोड़ सकते हैं, स्वायत्ता की मांग करते हैं, और स्वायत्ता की मांग करते हुए वह सदस्यता को छोड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में परिसंघ को छोड़ना इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी कठिन प्रक्रिया है। तो अमेरिका में जो संविधान का जो मूल है वह परिसंघ है, लेकिन वास्तव में यह क्या हो गया है, संघात्मक हो गया है।
तो अमेरिका में हम देखते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली है, एक केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है। न्यायिक सर्वोच्चता, वहाँ पर न्यायिक सर्वोच्चता रखी गई है। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है, क्योंकि उसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार मिला हुआ है, वह मौलिक अधिकारों का रक्षक है और वह विधि की उचित प्रक्रिया का पालन कराता है, विधि की उचित प्रक्रिया का पालन कराता है, न्याय को परिभाषित करता है। जैसा कि जस्टिस ह्यूज का कहना है कि कानून वही है जो जज कहते हैं, जो जज कहते हैं वही कानून है। क्योंकि अमेरिका का संविधान इतना छोटा है कि उसको लोग आसानी से समझ नहीं सकते हैं, इतना जटिल प्रक्रिया है कि आसानी से समझा नहीं जा सकता है। उसको समझने के लिए एक न्यायविद ही समझ सकता है, तो जज ही उसको परिभाषित करते हैं, जज ही यह कहते हैं, जज ही उसको उचित बताते हैं और जज ही उसको समझते हैं। तो जज जो कहते हैं वही कानून होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो होती है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि कार्यपालिका का जो चुनाव होता है वह व्यवस्थापिका से चुनाव नहीं होता है, यानी कि संसद से चुनाव नहीं होता है, बल्कि यह संसद से अलग का चुनाव होता है। जैसे हम भारत में देख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली है, एक ही चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया जाता है। इसी तरह से ब्रिटेन में भी देख सकते हैं कि संसद का चुनाव होता है, यानी कॉमन सभा का चुनाव होता है। कॉमन सभा में जिसका बहुमत होता है उसी के दल को सरकार बनाने के लिए सम्राट आमंत्रित करता है, उसी के दल के लीडर को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन अमेरिका की व्यवस्था कुछ अलग है। अमेरिका में हम देख सकते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, कार्यपालिका का चुनाव अलग से होता है। जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है, उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। संसद के सीनेट और प्रतिनिधि सभा का चुनाव अलग से होता है। चुनाव में कोई इनमें समानता नहीं है, सब इसका चुनाव अलग होता है, संसद का चुनाव अलग होता है। तो ये कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। और यह जो मंत्री भी बनाता है राष्ट्रपति, तो वह अपने मनपसंद सदस्यों से बनाता है। जो मंत्री होते हैं वह मंत्री भी उसके सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वह अपने ही सदस्यों से मंत्रियों को नियुक्त करता है, विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। और इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के व्यवस्थापिका के द्वारा और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यह केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही इन्हें केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार नहीं गिराई जा सकती है, बल्कि महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। इसी प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कुर्सी से हटाया जा सकता है। सीनेट की शक्तिशाली स्थिति, अमेरिका में जो सीनेट की स्थिति है वह बहुत शक्तिशाली है। सीनेट जैसा कि द्वितीय सदन है, लेकिन विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली है। सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली है, हालांकि यह द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन कहीं भी शक्तिशाली नहीं है। भारत में देख लें राज्यसभा द्वितीय सदन है, लेकिन यह शक्तिशाली नहीं है। अमेरिका में सीनेट को शक्तिशाली स्थिति प्राप्त की गई है। जैसा कि जो वित्त विधेयक होते हैं वह पारित वह सबसे पहले प्रस्तुत तो प्रतिनिधि सभा में किए जाते हैं, लेकिन सीनेट में आते आते उस पर जब सीनेट में वह आता है तो उस पर वह चेंजिंग कर सकता है, वित्त विधेयक को पूर्ण रूप से चेंज कर सकता है। तो इस तरह से सीनेट बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है। और जितने भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, उस पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। सीनेट जब तक अपना समर्थन नहीं देता, अनुसमर्थन नहीं देता है या अनुमोदन नहीं देता है, तब तक वह नियुक्तियां वैध नहीं मानी जाती हैं। तो इस तरह से अमेरिका में सीनेट की शक्तिशाली स्थिति है, जिसको कि हम आगे आपको बताएंगे कि सीनेट क्या है या शक्तिशाली क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट है अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, अमेरिका में जैसा कि शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है, लेकिन शक्तियों का पृथक्करण का मतलब यह नहीं कि तीनों शक्तियां अलग अलग हैं, सब अपनी मनमानी कर सकते हैं, बल्कि अवरोध और संतुलन का भी सिद्धांत उसमें अपनाया गया है। यानी कि कार्यपालिका जो होती है वह निरंकुश नहीं हो सकती है। कार्यपालिका तो पृथक है, लेकिन वह निरंकुश नहीं हो सकती है, क्योंकि कार्यपालिका के सभी नियुक्तियों पर, उसके सभी कार्यों पर, सभी संधियों पर, सभी वार्ताओं पर सीनेट का अनुमोदन आवश्यक होता है। सीनेट जब तक अनुमोदन नहीं करती है तब तक उसकी नियुक्तियां, उसकी संधि, उसके वार्ता, समझौते वैध नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका के ऊपर किसका नियंत्रण है? सीनेट का नियंत्रण है, यानी कि व्यवस्थापिका का नियंत्रण है। इसी तरह से जो सीनेट है
सीनेट में जो विधि पारित की जाती है उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर आवश्यक होता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर आवश्यक होता है। यानी कि संसद के द्वारा जो विधियां पारित की जाती है उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर आवश्यक होता है। राष्ट्रपति वीटो पावर कर सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति उस पर वीटो पावर कर सकता है, वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यह दूसरी बार फिर 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देती है तो वह वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के नियुक्तियों पर अनुमोदन सीनेट का होना चाहिए और सीनेट द्वारा पारित किए विधेयकों पर अनुमोदन राष्ट्रपति का होना चाहिए। यानी कि दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, कोई निरंकुश नहीं हो सकता। इसी तरह से हम न्यायपालिका को देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को देख सकते हैं। अमेरिका का जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उस सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति को देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है यह भी क्या है, इसकी सभी शक्तियां, कार्य, क्षेत्राधिकार, वेतन भत्ते सब संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि कांग्रेस के द्वारा बनाए जाते हैं, कांग्रेस के द्वारा बनाए जाते हैं। कांग्रेस इसके पदों में घटा बढ़ा सकती है, कांग्रेस इसके पदों में घटा बढ़ा सकती है, संशोधन कर सकती है, क्षेत्राधिकार में संशोधन कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। वह क्या अधिकार है? वह विधि को परिभाषित करने का अधिकार दिया गया है, विधि की उचित प्रक्रिया का पालन कराने का अधिकार दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, लेकिन अमेरिका में क्या है, विधि द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया। अमेरिका में क्या है, विधि की उचित प्रक्रिया है, हमारे यहाँ क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। यानी कि विधि में जो स्थापित प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, तभी वह कार्य या नीतियाँ वैध होगी, अन्यथा अवैध हो जाएगी। वहाँ का संविधान इतना छोटा है कि उसमें विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित कराया गया है। यानी कि वहाँ विधि के उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। अब यह सर्वोच्च न्यायालय देखती है कि राष्ट्रपति के कौन से कार्य विधि की उचित प्रक्रिया के अनुरूप है कि नहीं। यदि उचित प्रक्रिया के विधि द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के अधिनियमों को या कांग्रेस द्वारा पारित किए विधेयकों को भी देखता है कि यह विधि द्वारा उचित प्रक्रिया विधि के उचित प्रक्रिया के अनुसार है कि नहीं। यदि विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है तो कांग्रेस के अधिनियमों को भी अवैध घोषित कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका में अवरोध और संतुलन का सिद्धांत कायम है। तीनों सरकार के तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण भी करते हैं और एक संतुलन बनाकर भी रहते हैं। नौवां देखते हैं दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। यह दोहरी नागरिकता क्या होती है? अगर एक व्यक्ति, अमेरिका में चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ के संविधान के अंतर्गत अमेरिका को परिसंघ का दर्जा दिया गया है, तो परिसंघात्मक प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि नागरिकों को दोहरी होती है। एक नागरिकता की कहाँ की होती है? संघ की होती है, दूसरी राज्य की होती है। यानी कि एक जो है न्यूयॉर्क का निवासी है, वह न्यूयॉर्क में जो रहता है, एक जो है वह न्यूयॉर्क का निवासी है या फिर फिलाडेल्फिया का निवासी है। फिलाडेल्फिया में जब वह रहता है तो फिलाडेल्फिया की सुविधाएं पाता है, लेकिन फिलाडेल्फिया से निकलकर जैसे ही वह दूसरे राज्यों में जाता है तो फिर उसको संघ की सुविधाएं मिलने लगती है। तो एक व्यक्ति एक ही साथ अपने राज्य का भी नागरिक होता है और संघ का भी नागरिक होता है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है और इसमें ढेर सारी खूबियां भी हैं और इनके विशेषताओं को मैंने इतने 9 पॉइंट में आपको अवगत कराया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं इतना पर्याप्त है, मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अमेरिकी व्यवस्थापिका के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।